हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एजुकेटेस्ट BDD में। और जैसा कि हमारी क्लास चल रही थी जीके के, हम प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। जीके प्रैक्टिस सेट हम कर रहे थे, जिसमें हम 2 क्लास हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। प्रैक्टिस सेट, ये हमारी तीसरी क्लास है आज। कौन सा सेट है? तो तीसरा प्रैक्टिस सेट है। 2 क्लास हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने भी अब तक जो है उन क्लासों को नहीं देखी, इसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल पर जाकर उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को हम स्टार्ट करने से पहले सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई हम नेक्स्ट क्लास या फिर इंफॉर्मेशन किसी भी एग्ज़ाम के बारे में डाले तो आपको जो है सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। 12th क्वेश्चन हम पहले कर चुके थे। तीसरा क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था हम, तो आज इसको देख लेते हैं भाई किन किन ने सही किया था इसको। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसके शिलालेख से होती है? ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी कठोर, ऑप्शन नंबर सी अशोक और ऑप्शन नंबर डी पुलकेशिन सेकंड। बताइए कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसके शिलालेख से होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अशोक। एक सेकंड, अशोक। ठीक है, अशोक के शिलालेख से जो है गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ये पुष्टि होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14, किताब उल हिंद पुस्तक की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए अल मसूदी, ऑप्शन नंबर बी अल बरूनी, ऑप्शन नंबर सी सुलेमान और ऑप्शन नंबर डी फिरदौसी। बताइए कि किताब उल हिंद की रचना किसके द्वारा की गई थी? किताब उल हिंद की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी रचना जो है अल बरूनी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। किताब उल हिंद की रचना अल बरूनी ने की थी। और जो अल बरूनी है, अल बरूनी, तो अल बरूनी जो है वो एक फारसी विद्वान है। कौन था? फारसी विद्वान था, जो महमूद गजनी के साथ भारत आया। गजनी के साथ भारत आया। ठीक है, और इनको अलग अलग नाम से भी जानते हैं, जैसे कि भारत विद्या के जनक भी कहते हैं, तुलनात्मक धर्म के जनक भी कहते हैं, तुलनात्मक धर्म के जनक भी, और आधुनिक भूगणित के जनक भी इसको कहते हैं, और पहला मानव विज्ञानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 15, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? हम जस्ट पीछे एक क्वेश्चन ऐसा करके आए हैं। बताइए कि रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? अस्किनी, शतुद्री,
परुष्णी और कालिंदी। तो रावी नदी का जो वैदिक नाम है वो परुष्णी है। हम कल ऐसा क्वेश्चन हमने किया है। ऋग्वेद के सप्त सिंधु के नाम से जाने जाने वाली 7 नदियों का समूह का उल्लेख भी है ऋग्वेद में। देखो अस्किनी तो ये सब हम पढ़ के आए हैं, कल जो है हमने इनको पढ़ा था। तो अस्किनी किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं चिनाब को, चिनाब को कहते हैं अस्किनी। ठीक है। शतुद्री, परुष्णी और कालिंदी। तो कालिंदी किसको कहते हैं फिर? कालिंदी कहते हैं यमुना को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से कौन भारतीय उपमहाद्वीप में प्रोटो ऐतिहासिक चरण का एकमात्र उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए वैदिक सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी सिंधु घाटी की सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी मौर्य साम्राज्य, या फिर ऑप्शन नंबर डी गुप्त साम्राज्य। बताइए कि इनमें से कौन भारतीय उपमहाद्वीप में प्रोटो ऐतिहासिक चरण का एकमात्र उदाहरण है। बताइए कौन सा राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप में प्रोटो ऐतिहासिक चरण का एकमात्र उदाहरण है। ठीक है। अब एक बार थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि इतिहास के कौन कौन से चरण हुए हैं। यार एक मिनट, राइटिंग ही सही नहीं है, तो यहाँ लिख देते हैं हम चरण। पहला कौन सा है? पूर्व ऐतिहासिक, पूर्व पूर्व ऐतिहासिक। सेकंड है प्रोटो ऐतिहासिक और थर्ड है ऐतिहासिक। ठीक है। लिपि देख लेते हैं कि हम लिपि, तो इसकी जो है कोई भी लिपि नहीं थी पूर्व ऐतिहासिक की, और प्रोटो ऐतिहासिक की इसमें जो है लिपि मौजूद थी और इसमें भी लिपि मौजूद थी। लेकिन अगर देखा जाए तो मतलब पढ़ा किस किस को नहीं गया, तो इनको भी जो है पढ़ा नहीं गया। पूर्व ऐतिहासिक में जो लिपि थी उसको भी, और सेकंड प्रोटो ऐतिहासिक इसमें भी जो है पढ़ा मतलब लिखा तो गया लेकिन पढ़ा नहीं गया। ठीक है। लेकिन ऐतिहासिक काल में जो भी लिपि थी उसको पढ़ा गया था।
ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन अष्टध्यायी पुस्तक का लेखक है? ऑप्शन नंबर ए बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर बी पाणिनि, ऑप्शन नंबर सी शूद्रक और ऑप्शन नंबर डी पतंजलि। बताइए कि अष्टध्यायी पुस्तक का लेखक कौन है? अष्टध्यायी जो पुस्तक है वो अवधी भाषा में लिखी गई है, अवधी भाषा में लिखी गई है और इसमें 8 अध्याय है। ठीक है, तो इसको जो है पाणिनि ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, पाणिनि के द्वारा अष्टध्यायी पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नचिकेता का उल्लेख रिक्त स्थान में है, यानी कि नचिकेता जो है उसका उल्लेख किस में है? ऑप्शन नंबर बी ए अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर बी कठोपनिषद, ऑप्शन नंबर सी शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए कि नचिकेता का उल्लेख किसमें है? तो इसका जो उल्लेख वो है वो कठोपनिषद में है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, कठोपनिषद। ठीक है, तो कठोपनिषद में जो है वो यम और नचिकेता, यम तो यमराज हो गया, लेकिन नचिकेता जो है एक 12 साल का एक युवा लड़का था। तो कठोपनिषद में क्या होता है कि नचिकेता क्या है? तो नचिकेता बता रहा हूँ कि एक 12 साल का लड़का था, 12 साल का युवा लड़का था। ठीक है, तो कठोपनिषद में यम और नचिकेता के बीच बातचीत का वर्णन है, के बीच बातचीत का वर्णन है। ठीक है, नचिकेता जो है वो मृत्यु और उसके बाद का जो जीवन का यथार्थ है उसको तलाशने के लिए जो है घर छोड़कर चला गया था। इतना ही याद रख लो इसके बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19, भारत में वैदिक सभ्यता रिक्त स्थान नदी के किनारे विकसित हुई। कहने का मतलब ये है कि भारत में जो वैदिक सभ्यता है वो किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? ऑप्शन नंबर ए तापी नदी के, ऑप्शन नंबर बी सरस्वती नदी के, ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी के, ऑप्शन नंबर डी गोदावरी नदी के। बताइए कि भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो ये जो है सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जो है वो सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देखिए, ऋग्वेद की एक पुस्तक है, ऋग्वेद की पुस्तक में जो है ऋग्वेद की पुस्तक नंबर 6 में नादी स्तुति सुक्त नामक एक भजन शामिल है, जिसमें सरस्वती की स्तुति के लिए उन्हें जो है आदर्श माँ, नायाब नदी या फिर सर्वोच्च देवी कहा गया है। ठीक है, ऋग्वेद में शक्तिशाली बर्फीली नदी के बारे में भी सरस्वती का उल्लेख है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए परंपरागत शहर, ऑप्शन नंबर बी मृतकों का टीला, ऑप्शन नंबर सी रहने की जगह, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रमुख व्यापार क्षेत्र। बताइए कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। वैदिक काल में समाज को रिक्त स्थान वर्गों में विभाजित किया गया था जिसे वर्ण कहा जाता है। मतलब वैदिक काल में समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था जिसे हम वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं हम? वर्ण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए 6 भागों में, 6 वर्गों में, या फिर 3 वर्गों में, या फिर 5 वर्गों में, या फिर 6 वर्गों में, फिर 4 वर्गों में। बताइए कितने वर्गों में समाज को विभाजित किया गया था। तो वैदिक काल में समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। 4 वर्ग कौन कौन से हैं? तो ये हैं, एक तो ब्राह्मण, एक सेकंड, तो एक तो है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य, और चौथा है शूद्र। ठीक है। इन 4 जो है वर्गों में विभाजित किया गया था जिन्हें अभी वर्ण कहते हैं। ठीक है। तो ब्राह्मणों का क्या काम था? वेदों का अध्ययन करना। एक मिनट, ब्राह्मणों का काम क्या था? तो वेदों का वर्णन करना, शिक्षा देना और बलिदान करना। एंड दान प्राप्त करना। क्षत्रियों का क्या काम था? तो क्षत्रियों का काम था युद्ध करना। रक्षा करना। वैश्यों का क्या काम था? वैश्यों का काम था कृषि, पशुचारण और व्यापार करना। ठीक है। शूद्रों का क्या काम था? शूद्रों का इन्हें सिर्फ केवल एक ही कार्य सौंपा गया था कि उच्च वर्णों की सेवा करना। उच्च वर्णों की
सेवा करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 22। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में मगध महाजनपद का पहला शासक कौन था? बताओ। 6ठी शताब्दी में मगध महाजनपद का पहला शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए महावीर, ऑप्शन नंबर बी प्रसेनजीत, ऑप्शन नंबर बी बिंबिसार, ऑप्शन नंबर सी बिंबिसार, ऑप्शन नंबर डी अजातशत्रु। बताइए कि 6ठी शताब्दी में मगध महाजनपद का पहला शासक कौन था? तो मगध महाजनपद का पहला शासक जो है वो बिंबिसार था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, बिंबिसार। कब बना था ये? 558 से लेकर के 491 ईसा पूर्व तक। ठीक है, कौन से वंश से था? हर्यक वंश से, हर्यक वंश से। ठीक है, बिंबिसार का फिर इसके बाद, बिंबिसार के बाद में इसका पुत्र अजातशत्रु बना था। एक मिनट, हर्यक वंश के बारे में देख लेते हैं एक बार। हर्यक वंश, तो हर्यक वंश का पहला शासक तो था बिंबिसार। बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार की हत्या कर दी थी इसके ही पुत्र ने, अजातशत्रु ने, अजातशत्रु ने। ठीक है, तो हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पितृहंता वंश भी कहते हैं। ठीक है, फिर जो अजातशत्रु है इनकी हत्या कर दी थी इसका ही पुत्र था उदयन। उदयन ने हत्या कर दी थी। ठीक है, इसलिए इसको पितृहंता वंश कहते हैं कि एक के बाद एक हत्या करते हुए शासक बन रहा है। ठीक है दोस्तों, और ये जो उदयन है इसने जो मगध की राजधानी है वो पाटलिपुत्र बनाया था। क्या बनाया था? पाटलिपुत्र। उदयन ने मगध की राजधानी बनाई थी। पाटलिपुत्र या राजगृह दोनों में से एक बनाई थी, इसमें मैं कंफ्यूज हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। ऋग्वेद की अधिकांश सभ्यताएं किस नदी के पास स्थित थी? ऋग्वेद की अधिकांश सभ्यताएं किस नदी के पास स्थित थी? ऑप्शन नंबर ए नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी गंगा और ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। बताइए कि ऋग्वेद की अधिकतर सभ्यताएं किस नदी के किनारे थी? तो सरस्वती नदी के किनारे थी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, सरस्वती नदी के किनारे। ठीक है, अधिकांश ऋग्वेद सभ्यताएं जो है वो सरस्वती नदी के किनारे स्थित थी। ऋग्वेद में काबुल, स्वात, खुर्रम, गुमल, सिंधु, झेलम, चिनाब, राबी, व्यास और सतलुज नदियों का भी उल्लेख है। इन सभी का जो है ऋग्वेद में उल्लेख है। और ऋग्वेद के जो है नदी स्तुति सूक्त में प्रशंसा को नदियों की प्रशंसा का स्रोत भी कहा जाता है। ठीक है, अब नदियों के पुराने नाम हमने वैसे देख चुके हैं एक बार, लेकिन फिर से लिख लेते हैं ताकि बार बार लिखने से आपको जो है आपका रिवाइज भी हो सके और आपको सही से याद भी रह सके वो। ठीक है, तो सिंधु नदी, सिंधु पहली तो है सिंधु, फिर दूसरी है झेलम, झेलम, तीसरी है चिनाब, चिनाब, चौथी है रावी और पांचवी है व्यास, छठी है
सतलुज। अब इनको देखते हैं क्रम से कि सिंधु नदी को ऋग्वेदिक नाम क्या है। सिंधु नदी का जो है ऋग्वेदिक नाम क्या है। एक बार यहाँ लिख देता हूँ मैं, ऋग्वेदिक नाम, और ये जो है आधुनिक नाम। सिंधु नदी का ऋग्वेदिक नाम भी सिंधु था, ठीक है, ऋग्वेद में भी इसको सिंधु ही कहा जाता था। और झेलम नदी है उसको बितिस्ता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बितस्ता। चिनाब को अस्किनी, चिनाब को अस्किनी, और राबी को परोसनी, ठीक है। और व्यास को जो है बिपाशा कहते थे व्यास को। सतलुज को सतुद्री, ठीक है। तो ये जो है अभी आधुनिक नाम नदियों का क्या है और ऋग्वेदिक नाम क्या था, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये आपको लिख दिए हैं मैंने, तो इनको आप याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं में से सही समूह का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मा, प्रजापति, गरुड़। ऑप्शन नंबर बी वरुण, विष्णु, शिव। ऑप्शन नंबर सी शेषनाग, चंद्र, यम। और ऑप्शन नंबर डी अग्नि, इंद्र, सोम। इसमें वैदिक काल के पूछे हैं, इस बात को याद रखना। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता बताने, तो वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता है अग्नि, इंद्र और सोम। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अग्नि, इंद्र और सोम ये जो है वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 25। प्राचीन वैदिक काल के दौरान 2 विधानसभाएं कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए समिति, ऑप्शन नंबर बी सभा, ऑप्शन नंबर सी समिति और सभा। ऑप्शन नंबर डी न तो एक और न 2। बताइए। प्राचीन वैदिक काल के दौरान 2 विधानसभाएं कौन सी थी? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा कौन कौन सी 2 विधानसभाएं थी? 2 विधानसभाएं, तो समिति और सभा ये थी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, समिति और सभा, ठीक है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद में हम कल पढ़ेंगे। रोज हमारी लगभग 30 मिनट की, लगभग जो है 30 मिनट की एक क्लास आती है, जिसमें हम क्वेश्चनों का एनालिसिस करते हैं, ठीक है दोस्तों। और कमेंट करके ये बताइए दोस्तों कि क्लास आपको कैसी लगी, और जो है वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।